हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज। तो मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता होगा कि मैं प्रैक्टिस सेट बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिस सेट है उस सेट को लेकर के प्रॉपर वीडियो अपलोड कर रहा हूं चैनल पर, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन रेगुलर बनी रहे। और आई होप कि आप लोग वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे, ठीक है। और इसी के क्रम में आज मैं फिर से आपके पास विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन का एक नया क्वेश्चन आपके सामने हम डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है गाइस, ठीक है। तो मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर वो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम सॉल्व कराएंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंतर्गत आता है, अर्थात विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आता है। इसका जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो सेट WI का 7वां वीडियो जो हम दे रहे हैं वह पहला, यहाँ पर आपका आज का पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो कि जो वीडियो अभी आपने कल देखा होगा, परसों देखा होगा, नरसों, उसी का है। सेट नंबर WI का ही है। 6 वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं, ये 7वां जा रहा है आपके पास। और इसमें लगभग कवर करते करते इसके बाद एक और वीडियो देंगे, उस वीडियो के अंतर्गत पूरा ये सेट जो आपका है इसका सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या लिखना है और इसका आंसर क्या होता है। हालांकि मैंने पहले ही आपको बताया है, आपको याद होगा जैव प्रौद्योगिकी अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट एक चैप्टर था आपका बायोलॉजी में, उसमें मैंने आपको बताया था जीन चिकित्सा क्या है और इसका प्रयोग कैसे करते हैं और किन किन रोगों में इस चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पहली चीज़, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप रख लीजिए कि जीन चिकित्सा क्या है, अर्थात जीन थेरेपी किसे कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको एक बेसिक टर्म के रूप में कम से कम 2-3 लाइन तो इसके बारे में आपको आना चाहिए। और हमेशा किसी भी टॉपिक को क्लियर करने के पहले कहा जाता है कि प्रश्न को बार बार पढ़ें, ठीक है। जो प्रश्न ना आ रहा हो, जिस प्रश्न में कन्फ्यूजन हो, एकदम परीक्षा हाल में कंसंट्रेट हो करके बार बार क्वेश्चन को पढ़ो और उसके शब्दों में ही आंसर ढूंढने का प्रयास करोगे। और अगर आपने कभी पढ़ा है, वीडियो को देखा है, तो निश्चित ही कुछ ना कुछ बातें आपके दिमाग में आ जाएंगी, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि जीन चिकित्सा क्या है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आप 2021 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो? तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए लेकर स्टूडेंट अनअकैडमी कॉम्बैट, चाहे आप 10th में हो या फिर 12th में हो स्टूडेंट, आप यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर टेस्ट दे सकते हो और अपनी रैंकिंग चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। यहां पर आप देख लीजिए स्टूडेंट, 40 मिनट का आपका ये टेस्ट होगा, 30 सुपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 6 कॉम्बैट होंगे ये, और यहां पर नेगेटिव स्कोरिंग भी होगी और इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में टेस्ट होने वाला है। और जैसे आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा, आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। कैसे एनरोल करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एनरोल करने की लिंक मिल जाएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एनरोल कर सकते हो और फ्री में टेस्ट दे सकते हो। यहां पर आप देख लीजिए स्टूडेंट, कॉम्बैट 1 कॉम्बैट 2, आपका जो कॉम्बैट 1 है वो 31 जनवरी को होगा। मैथमेटिक्स एंड साइंस यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टॉपिक्स भी बच्चों आपके तो नॉर्मल टॉपिक्स हैं, आप यहां पर देख लीजिए। मैथमेटिक्स के आपके ये टॉपिक्स हैं, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ये आपके मैथमेटिक्स के हैं और ये आपके साइंस के टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस कॉम्बैट में। तो यार आप आसानी से टेस्ट दे सकते हो और चेक करो कि आपकी रैंकिंग कैसी है। और एक बात और, अगर आप यहां पर अच्छा रैंक करते हो तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। और एक चीज याद रखना, जब भी आप एनरोल करो तो एनरोल करते टाइम बच्चों आपको एक इनवाइट कोड पूछेगा। अगर आप पहले से नहीं रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद आपसे इनवाइट कोड पूछेगा, तो इसमें आप डालोगे स्मार्ट स्टडी। क्या डालोगे? स्मार्ट स्टडी। और आपका ये जो टेस्ट है बच्चों वो अनलॉक हो जाएगा और आप फ्री में टेस्ट दे सकते हो। तो अनलॉक करने के लिए आप ये कोड जरूर यूज करना, अदरवाइज आप टेस्ट नहीं दे पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इसको क्या करेंगे, हेडिंग बना रखेंगे कि जीन चिकित्सा किसे कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले क्या करोगे, बोलो। सबसे पहले आप पॉइंट आउट करोगे, अर्थात इस टॉपिक को हेडिंग बनाओगे, ठीक है। जीन चिकित्सा अर्थात जीन थेरेपी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जीन थेरेपी कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं, जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी कहते हैं। अब इसमें लिखना क्या है, जरा ध्यान दीजिए अगर आप लोग, ठीक है। ये क्या है, ये टर्म क्या है आपका, जीन है। जीन तो आप समझ रहे होंगे कि किसी मानव या अन्य एनिमल जो होते हैं, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो,
ठीक है। सभी प्लांट और सभी एनिमल की कोशिका में क्या होता है, गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्र के ऊपर ही, ठीक है, छोटे छोटे, ठीक है, कण पाए जाते हैं, एक तरह से खंड पाए जाते हैं, जिन्हीं को हम क्या कहते हैं, जीन। और किसी भी जीव शरीर में जो लक्षण होता है, रंग, रूप, आकार, लंबाई, चौड़ाई, बनावट, आकार, ठीक है, ये सब टोटल कंट्रोल होता है किसके द्वारा, जीन के द्वारा, ठीक है। तो ये जीन आपकी बॉडी में है और चिकित्सा माने उपचार, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, ठीक है, कि किसी प्राणी में जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती है, अर्थात पैदाइशी कोई रोग हो जाता है और वह रोग जीनों की गड़बड़ी से होता है, ठीक है। जीनों की संख्या कम ज़्यादा हो जाने से मानव में या अन्य एनिमल में पैदाइशी रोग होते हैं, ठीक है। और ऐसे रोगों का वो इलाज दवा के माध्यम से संभव नहीं होता है। जो पहले से बनाई दवाइयाँ हैं दोस्तों, उसके द्वारा इसका उपचार संभव नहीं होता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि कुछ नया करने का प्रयास किया, जिसके अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, ठीक है, जीन चिकित्सा का निर्माण किया, इस विधि का खोज किया एक तरह से कह लो। और इस विधि द्वारा, ठीक है, आनुवांशिक अर्थात पैदाइशी रोग जो जीनों की गड़बड़ी से होते हैं उनको ठीक करने का प्रयास किया गया, इसीलिए इसे जीन चिकित्सा कहते हैं। तो रटना नहीं है, चिकित्सा माने आप जान रहे उपचार करना, जीन मतलब जीनों में हेर फेर करके, ठीक है। तो क्या हो गया कि किसी भी प्राणी में, ठीक है, घातक जन्मजात आनुवांशिक रोगों को ठीक करने के लिए उस व्यक्ति में जिसमें रोग हुआ है उसके जीन में अवांछित न्यूक्लियोटाइड खंड को काट कर हटा देना और वांछित खंडों को जोड़ करके, ठीक है, रोगों को उपचार करना, रोगों को दूर करने की जो चिकित्सा पद्धति है उसी को हम क्या कहते हैं, जीन चिकित्सा कहते हैं, अर्थात जीन थेरेपी कहते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, आइए देखते हैं कैसे लिखा जाए, ठीक है। तो देखते हैं लिखा क्या जाए इसमें, ठीक है। तो लिखेंगे कि वह चिकित्सा पद्धति, ठीक है, वह चिकित्सा पद्धति जिसमें, ठीक है, अवांछित जीन्स या न्यूक्लियोटाइड खंडों को हटाकर वहाँ पर वांछित जीन या न्यूक्लियोटाइड के खंडों को प्रविष्ट कराकर असाध्य जटिल व आनुवांशिक रोगों को ठीक करने का प्रयास किया जाता है, उसे हम जीन चिकित्सा कहते हैं, ठीक है। या इसे एंजाइम चिकित्सा भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के रोगों का उपचार एक विशिष्ट प्रकार के एंजाइम को भी क्या करते हैं, कोशिका में प्रविष्ट करा के रोगों को ठीक करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि वह चिकित्सा पद्धति, ठीक है, मतलब एक ऐसी उपचार की विधि, ठीक है, जिसमें अवांछित जीन या न्यूक्लियोटाइड खंड को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कि जीन चिकित्सा जिस व्यक्ति में वो रोग है उस रोग का जो कारण वाला खंड वाला जीन है या न्यूक्लियोटाइड है उसको वहाँ से क्या करेंगे, बोलो, बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा हटाकर वहाँ पर
अपेक्षित या वांछित न्यूक्लियोटाइड या जीन को क्या करते हैं, उसमें प्रविष्ट कराते हैं और प्रविष्ट करा करके असाध्य जटिल अनुवांशिक रोगों को ठीक करने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसी विधि को हम क्या कहते हैं, जीन चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जीन चिकित्सा या एंजाइम चिकित्सा या एंजाइम थेरेपी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया जीन चिकित्सा की डिफिनेशन। ठीक है, अब इसमें दोस्तों कह रहा है, जैसे अगर हम बात करें इसमें, तो मानव में एडिनोसिन डाइएमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए जीन चिकित्सा का वर्णन कीजिए। ठीक है, दरअसल मनुष्य के अंदर, ठीक है, आप भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं की जा रही। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी बॉडी में एडिनोसिन डाइएमिनेज नामक एंजाइम्स क्या होता है, बनता है। ठीक है, लेकिन किसी किसी बालक में, किसी किसी पैदा होने वाले व्यक्ति या संतान या बच्चे में क्या होता है कि इस एडिनोसिन डाइएमिनेज नामक एंजाइम बनाने वाला जो जीन है, मैंने अभी आपको कहा कि आपकी बॉडी में जितने रंग रूप आकार लंबाई चौड़ाई लक्षण हैं, सभी लक्षणों का नियंत्रण जीन करता है। तो आपकी बॉडी में जो एडिनोसिन डाइएमिनेज नामक, ठीक है, एंजाइम है, इसका निर्माण भी जीन करता है। तो किसी बालक में क्या होता है कि यह जीन जो कि एडिनोसिन डाइएमिनेज नामक एंजाइम बनाता है, यह जीन क्या होता है, अनुपस्थित हो जाता है किसी कारणवश, जिसमें कि उस बालक में क्या होता है कि एडिनोसिन डाइएमिनेज एंजाइम की अनुपस्थिति से एक रोग हो जाता है जिसे एडीए रोग कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एडीए रोग की कमी, ठीक है, या एडीए डिजीज जो होता है वो एडिनोसिन डाइएमिनेज एंजाइम की कमी से होता है। तो इसकी कमी का उदाहरण देते हुए जीन चिकित्सा का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूँ कि एक 4 वर्षीय बालिका जो एडीए रोग से पीड़ित है, अर्थात इस रोग से पीड़ित है, मतलब उस बालिका में ये वाला एंजाइम एडिनोसिन और डाइएमिनेज एंजाइम नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि उस बालक में, उस बच्ची में क्या हुआ कि इसको बनाने वाला एंजाइम किसी कारणवश क्या हो गया, अनुपस्थित हो गया। ठीक है, यह त्रुटि हो गया। तो अब इसमें जीन चिकित्सा के द्वारा इस रोग को ठीक करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि इसके संदर्भ में आप वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो मैं जैसे कि बता रहा था आप लोगों को कि प्रश्न में कह रहा है मानव में एडिनोसिन डाइएमिनेज एडीए की कमी का उदाहरण देते हुए जीन चिकित्सा को समझाइए। ठीक है, आइए देखते हैं कि मानव में एडीए रोग से जीन चिकित्सा। ठीक है, एडीए रोग में जीन चिकित्सा मतलब अगर किसी मनुष्य को, किसी बालक को एडीए रोग हुआ हो तो उसको दूर करने में जीन चिकित्सा किस तरह प्रभावी है और कैसे उसे दूर करने के लिए जीन चिकित्सा का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये पूछ रहा। ठीक है, तो सर्वप्रथम एक 4 वर्षीय बालिका थी। ठीक है, एक 4 वर्षीय बालिका थी, लड़की थी, गर्ल्स थी। ठीक है, जिसमें एडीए अर्थात एडिनोसिन डाइएमिनेज नामक, ठीक है, रोग से पीड़ित थी। किस रोग से पीड़ित थी? एडीए। हो सकता है पूरा नाम भी पूछ लिया जाए, इसलिए याद रखना, ए फॉर एडिनोसिन और डीए फॉर डीएमिनेज। तो एक 4 वर्षीय बालिका थी जिसमें एडीए नामक क्या थी, बीमारी थी, और यह बीमारी का इलाज जीन चिकित्सा द्वारा उपचार करने का प्रयास किया गया। ठीक है, उस बालिका में इस रोग को दूर करने के लिए जीन चिकित्सा अपनाया गया, जीन चिकित्सा पद्धति का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं कि यह रोग जो होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, एक एंजाइम जिसका नाम एडिनोसिन डाइएमिनेज, यह एंजाइम है और इस एंजाइम को बनाने वाला क्या है, आपकी बॉडी में एक जीन होता है और इस बालिका में, इस 4 वर्षीय बालिका में यही जीन क्या हो गया, विलोप हो गया, अर्थात इस जीन की अनुपस्थिति हो गई किसी कारणवश। ठीक है, ये क्या हो गई, इस जीन की उपस्थिति कारण, इसीलिए उस बालिका में क्या हुआ, यह एडीए रोग उत्पन्न हुआ। ठीक है, इसके उपचार हेतु अगर इसका जीन चिकित्सा द्वारा उपचार करना हो तो क्या करते हैं कि व्यक्ति के अस्थि मज्जा से, ठीक है, व्यक्ति के अस्थि मज्जा से, ठीक है, एडीए उत्पन्न करने वाली जो जीन होती है, ठीक है, ये जीन्स क्या होती है तो वहाँ से अलग करके, पृथक करके अगर इसे प्रारंभिक भ्रूणी अवस्था में पहुँचा दिया जाए तो इससे एडीए रोग जो होगा ये अस्थायी रूप से समाप्त हो जाएगा।
क्योंकि व्यक्ति के बोन मैरो में एडीए नामक जीन्स बनाने वाले, एडीए जो एंजाइम्स है इसको बनाने वाले जीन होते हैं। अगर उसको वहाँ से पृथक करके भ्रूण अवस्था में क्या करें, पहुँचा दे भ्रूणी कोशिका में, तो जो उससे बेबी बनेगा उसमें इस एडीए नामक जो एंजाइम है, यह जीन जो है क्या होगा, उसमें भी पहुँचकर इस एडीए एंजाइम्स को बनाना शुरू कर देगा, जिससे कि होने वाली संतान में यह बीमारी नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक तरह से जीन चिकित्सा और मानव में एडेनोसिन डाईएमएस की कमी का उदाहरण सहित वर्णन। ठीक है, अब एक बीमारी हो गई जीन चिकित्सा एडीए के लिए, और एक और बीमारी होती है जिसका नाम सिस्टिक फाइब्रोसिस है। मैंने इसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड किया था दोस्तों। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, यह भी एक जीनों की गड़बड़ी से या जीनों में त्रुटि उत्पन्न होने के कारण यह रोग होता है। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में एक सीएफ जीन होता है, वह जीन क्या करता है कि CFTR नामक प्रोटीन बनाता है, जिसकी वजह से आपके जो गले के अंदर है स्लेश में चिपचिपा लिक्विडपन है वो क्या होता है, बना रहता है, जिससे कि आपको कुछ खाने पीने या सांस लेने में आसानी से सारी पदार्थ क्या होते हैं, अपने जगह पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो CF जीन है, वह जीन आपकी बॉडी में किसी कारणवश क्या होता है, नहीं बन पाता है, विलुप्त हो जाता है किसी बालक में, तो उस बालक में इस जीन द्वारा बनने वाला CFTR प्रोटीन भी नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से उसकी त्वचा शुष्क हो जाती है, उसका श्लेष बनना बंद हो जाता है, और इसकी वजह से फेफड़ा बुरी तरह प्रभावित होता है और अंत में मृत्यु की भी नौबत आ जाती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरह से इस रोग का भी उपचार जीन चिकित्सा के द्वारा संभव है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे नोट करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नोट कर लिया होगा। अब एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि कई बार पेपर में रिपीट हुआ है और 100% इस बार भी आने के चांसेज है, ये मेरी गारंटी हो सकती है। ठीक है, आप इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्वेश्चन पूरा देखिए, और आई होप कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपका प्रैक्टिस कराया है कि इस टॉपिक पर 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कोई चौथा नहीं आएगा। किस टॉपिक पर, जिस टाइप का प्रश्न हम देने जा रहे हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, आज का दूसरा जो प्रश्न है कि वर्णांधता क्या है। आप सभी समझ गए होंगे कि वर्णांधता क्या है। यदि एक क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, कि वर्णांधता क्या है, यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह, यानी जो दूल्हा है वो वर्णांध है और ऐसे दूल्हे का विवाह ऐसी दुल्हन से की जा रही है, अर्थात लड़की से की जा रही है जो सामान्य है, उसको वर्णांधता नहीं है। तो अब दोनों की शादी के बाद जो बेबी होगा, उस बेबी में ये वर्णांध किस में होगा, लड़के में होगा या लड़की में होगा या दोनों में होगा, कितना % संभावना है अगर ऐसी स्थिति है। ठीक है, कंडीशन आपको दिया है कि लड़का अर्थात दूल्हा क्या है, वर्णांध है, लेकिन लड़की सामान्य है, दोनों का विवाह होगा, जो बच्चे होंगे उसमें वर्णांधता का पोजीशन बताना। वेरी इजी क्वेश्चन, आप पूछ नहीं रखना, केवल देखते जाइए। अगर इस तरह क्वेश्चन आता तो आप चुटकी में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं वर्णांधता क्या है। यदि एक वर्णांध, ठीक है, यदि एक वर्णांध व्यक्ति का विवाह, यदि एक वर्णांध व्यक्ति का विवाह एक सामान्य स्त्री से, एक सामान्य लड़की से कर दिया जाए, तो उसकी होने वाली संतानों में इसकी रूपरेखा बताइए। ठीक है, इसकी रूपरेखा समझाइए। तो बहुत घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्णांधता जानते क्या है, पहले इसी को हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं कि वर्णांधता क्या है। ठीक है, वर्णांधता को कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, याद रहे क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा, रटना ही नहीं है यार। कलर मीन्स रंग, ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन। अगर किसी व्यक्ति को, ठीक है, मुख्य रूप से 2 प्रकार के रंग, लाल और हरे, कितने रंग, लाल हरे, फिर से सुन लीजिए, रेड ग्रीन, अर्थात लाल और हरे रंग में अंतर कर पाने में प्रॉब्लम हो रही है,
सपोज करिए आप हर कलर को आसानी से पहचान ले रहे हो, लेकिन लाल और हरे रंग में जब डिफरेंस करने की बात आती है तो आपको कन्फ्यूजन होता है। तो इसका मतलब है कि मे बी पॉसिबल आप कहीं ना कहीं कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं, ठीक है। और यह रोग कोई पैदा होने के बाद नहीं होता है, जन्मजात होता है। इसीलिए जब भी कोई जॉब मिलती है तो मेडिकल परीक्षण होता है, खासकर जब आप रेल ड्राइवर बनते हैं, ठीक है, या आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो वहाँ भी आपका क्या होता है, रूल के अकॉर्डिंग आई टेस्ट होता है, जिसमें इस बात का पता लगाया जाता है कि कहीं आपके अंदर ऐसी बीमारी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि सिग्नल, अगर आप ड्राइवर बन रहे हैं तो आपको सिग्नल में सिर्फ लाल और हरे लाइट का काम होता है, और अगर आपको उसी में कन्फ्यूजन है तो आप ड्राइवर नहीं बन सकते, ठीक है। क्योंकि आप पता चला लाइट रेड है रुकने के लिए और आपको कन्फ्यूजन हरा दिख रहा और आप सिग्नल तोड़ दिए तो प्रॉब्लम, एक्सीडेंट हो सकता है, खतरा हो सकता है। इसलिए मेडिकल परीक्षण होता है आँखों की जांच के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, रट गया होगा, वर्ड मीन्स कलर, अंधता माने अंधापन, यानी जब कोई व्यक्ति मुख्य रूप से लाल और हरे रंग में विभेद ना कर पाए तो इसी को वर्णांधता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वर्णांधता कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। कैसे लिखना है आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि डेफिनेशन क्या लिखा जाए, ठीक है। तो लिखेंगे कि वह रोग जिसमें कोई व्यक्ति यदि मुख्यतः लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है तो उसे या उस रोग को हम वर्णांधता कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णांधता कहते हैं, और इसे प्रोटॉन दोष भी कहते हैं, ठीक है। इसका उपनाम है प्रोटॉन दोष में, या डाल्टनिज्म भी कहते हैं, डाल्टनिज्म रोग कहते हैं, ठीक है, या लाल हरा अंधापन भी कहते हैं, लाल हरा अंधापन रोग भी कहते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया। और इसकी खोज जो किया था, सबसे मुख्य बात कि इसकी खोज सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम हॉर्नर ने किया था, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। किसने किया था इसकी खोज? हॉर्नर ने किया था। एक नंबर का आ सकता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हॉर्नर ने किया था इसकी खोज, सर्वप्रथम हॉर्नर ने किया था। और यह रोग प्रायः, ठीक है, 8% गोरी प्रजाति में तथा काली प्रजाति के लोगों में 4% होने की संभावना होती है, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ऐसा व्यक्ति कलाकार, ड्राइवर, ठीक है, किसका? रेल का, जहाज का व अन्य, ठीक है। और डिजाइनर नहीं बन सकता, ठीक है। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वहाँ पर सब खेल कलर का होता है, रंग का होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी क्या हो गई? क्लियर हो गई कि वर्णांधता क्या है, कि वह रोग जिसमें कोई व्यक्ति यदि मुख्य रूप से लाल व हरे, ठीक है, रेड एंड ग्रीन, लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है तो उस रोग को हम क्या कहते हैं? वर्णांधता कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, और इसे प्रोटॉन दोष भी कहते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। अलग नाम से पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन दोष क्या है, ठीक है। इसे डाल्टनिज्म रोग भी कहते हैं क्योंकि डाल्टन ने सर्वप्रथम इसे बताया, और इसे लाल हरा अंधापन भी कहते हैं क्योंकि इसमें लाल और हरे रंग का पहचान नहीं हो पाता है, ठीक है। और इसकी खोज सर्वप्रथम हॉर्नर ने किया था,
और यह रोग गोरे लोगों में 8% होता, जबकि काले प्रजाति के जो लोग हैं उनमें 4% ही होने की संभावना होती है। ठीक है, और ऐसा व्यक्ति कलाकार, ड्राइवर, रेल का, जहाज का वाहन और डिज़ाइनर आदि नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब खेल रंगों का ही होता है। आपने देखा होगा ट्रैफिक पर लाइट्स जो होती हैं लाल हरी ही प्रमुख रूप से होती हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे जहाज हो, हर जगह। और कलाकार भी नहीं, क्योंकि कलाकारी करने में भी तो कलर्स का ही उपयोग होता है। पता चला किसी ने कहा भैया इसे रेड कलर का पेंट कर दो और आपको हरा वाला पेंट कर दिया आपने, क्योंकि आपको तो पहचान ही नहीं है कि कौन रेड है कौन हरा, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये ऐसे व्यक्ति ये सब पोस्टेड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इन सब पदों पर पोस्टेड नहीं हो सकते हैं। अब आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की। एक व्यक्ति वर्णांध है, व्यक्ति क्या है? वर्णांध है, और स्त्री क्या है? सामान्य है। विवाह करें तो संतानों में इसकी रूपरेखा। तो एक चार्ट बना के क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चार्ट बना के क्लियर कर लेते हैं। तो चार्ट क्या होगा, यहाँ लिखेंगे कि लड़का वर्णांध व स्त्री सामान्य होने पर वर्णांधता की संतानों में वंशागति, वर्णांधता की संतानों में वंशागति। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, फटाफट आपने पढ़ा होगा सेक्स डिटर्मिनेशन अर्थात लिंग निर्धारण प्रक्रिया द्वारा आप समझा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चार्ट देते हैं। एक्स वाई किसका है? लड़के का है, और एक्स क्या है? लड़की में होता है। ठीक है, अभी ये लड़का सामान्य है और लड़की भी क्या है? सामान्य है। ठीक है, लेकिन चूंकि जो ये वर्णांधता रोग होता है, इन रोगों का जो कारक है वो एक्स क्रोमोसोम पर होता है। किस पर होता है? एक्स क्रोमोसोम पर। याद रखिएगा कि आनुवांशिक रोग, वर्णांधता जो होता है, हीमोफीलिया, इस रोग का जो कारक होता है वो एक्स पर डिपेंड करता है, एक्स गुणसूत्र पर, एक्स लिंग गुणसूत्र पर। ठीक है, तो यहाँ पर लड़का क्या है? अगर सामान्य है तो एक्स वाई। अगर वर्णांध कह दे दोस्तों, तो जिसका वर्णांध, लड़का वर्णांध है ना, देखो क्वेश्चन में कह रहा ना कि वर्णांध लड़का है, तो इसका एक्स गोला कर दो। ठीक है, एक्स को गोला क्यों कर रहे हैं? इससे क्लियर हो गया कि एक्स वाई गुणसूत्र तो लड़के का है, लेकिन यह सामान्य नहीं है बल्कि वर्णांध है। अगर स्त्री वर्णांध कहता तो इसके एक्स को गोला कर देते, चाहे इस वाले को चाहे इस वाले को, तो इसलिए मैंने गोला कर दिया। ठीक है, अब क्या रिजल्ट निकला? जब इसकी मैरिज होगी, ठीक है, जब इसकी मैरिज हो, अभी ये वर्णांध हो गया तो यहाँ हम लिख लेते हैं, जब इसकी मैरिज होगी, इस पर रिप्रोडक्शन होगा, अगर ये वाला एक्स गुणसूत्र इसके एक्स से मिल रहा है तो एक्स बना तो लड़की हुई, लेकिन वर्णांध लड़की हुई, क्योंकि गोला वाला एक्स, ठीक है, क्या हुआ? इस लड़की में आ रहा। ठीक है, अगर ये वाला मिला इस लड़की के साथ तब भी वही कंडीशन आई कि वर्णांध लड़की हुई। क्या हुई? वर्णांध लड़की हो रही है, आप देख ही रहे हैं। और अगर ये वाई वाला गुणसूत्र मान लीजिए एक्स से मिला है तो एक्स वाई लड़का, और यहाँ भी एक्स वाई लड़का, दोनों लड़के क्या हैं? सामान्य हैं। क्या है? सामान्य है। ठीक है, सामान्य है, सामान्य लड़का हो रहा। ठीक है, तो क्या कंडीशन निकल का ही चार्ट आप देख ही रहे हैं। ठीक है, इसमें ये समझ में आया कि अगर लड़का वर्णांध होगा, दूल्हा वर्णांध होगा, दुल्हन सामान्य होगी, तो उनसे जो बच्चे होंगे, जितनी लड़कियां होंगी सब वर्णांध होंगी। ठीक है, अब देख रहे हो पिता में वर्णांधता का गुणसूत्र जीन है, माता में नहीं है, लेकिन पिता से पुत्री को जा रहा है। तो यहाँ 2 लड़कियां हुई, दोनों वर्णांध हुई, जबकि इनसे 2 बच्चे हुए अर्थात बेटे हुए, दोनों सामान्य, अर्थात लड़कियां 100% वर्णांध और लड़के 100% क्या होंगे? सामान्य होंगे। कब? जब लड़का वर्णांध होगा और लड़की सामान्य होगा, ऐसी स्थिति में विवाह किया जाएगा। तो इसको चार्ट को देखकर हम यहाँ निष्कर्ष लिख देते हैं सीधा सीधा। ठीक है, कि उपरोक्त दशा में, ठीक है, उपरोक्त दशा में सभी पुत्रियां, ठीक है, सभी पुत्रियां वर्णांध होंगी, वर्णांध होंगी, जबकि सभी लड़के का मतलब पुत्र सामान्य होंगे। ठीक है, क्या होंगे? सामान्य होंगे गाइस। उपरोक्त दशा का मतलब क्या है कि जब लड़का वर्णांध होगा और लड़की सामान्य होगी, दोनों से जब बच्चे होंगे तो सभी पुत्रियां वर्णांध होंगी, जबकि सभी लड़के क्या होंगे? सामान्य होंगे। ठीक है,
तो क्वेश्चन क्लियर हो गया दोस्तों। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।